आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ आवर चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हम नेशन को यहाँ पर विजुअलाइज करने जा रहे हैं। ओके, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? तो वैसे तो देखा जाए किसी रूलर के लिए हम देखते हैं कि उसका स्टैचू बना देना बहुत ही इजी होता है, लेकिन जब हम एक नेशन की बात करते हैं कि एक नेशन को, एक राज्य को क्या चेहरा दिया जाए, तब कैसा रहेगा। Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. तो 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला एक नेशन को पर्सोनिफाई करने का। अब देखिए पर्सोनिफाई मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी एक चीज है जिसको आप एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन बेसिकली हमें पोइट्रीज में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा बेसिकली, तो अभी हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो इन्होंने क्या किया है कि एक कंट्री को ऐसा दिखाया है कि जैसे वो खुद एक पर्सन हो, एक इंसान हो। ठीक है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। तो नेशंस को जनरली फीमेल फिगर्स के तौर पे जो है पोर्ट्रेट किया गया, बनाया गया। ठीक है। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Basically किसी real life woman की बात की नहीं जा रही है कि एक किसी हमने woman को हम जानते हैं और हम उसे बता दे रहे हैं कि ये हमारी नेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। Rather it sought to give a abstract idea of the nation a concrete form. Basically हम चाहते हैं कि जैसे हम बता सकें कि हाँ हम एक वुमेन को, बेसिकली हम वुमेन का एक रूप दे रहे हैं, बस एक दिखाना चाह रहे एक आइडिया के तौर पे कि ये हमारी नेशन है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो जो इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल फिगर है वो नेशन की बेसिकली एलिगरी बन जाता है। ठीक है। देखिए एलिगरी मतलब क्या है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे कि ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सोच की बात करते हैं जिसको हम दिखा नहीं सकते, लाइक जैसे लालच। तो लालच का कोई फिगर तो नहीं होता। ठीक है। फ्रीडम, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, एनवी की बात कर रहे हैं, इन सबका कोई फिगर है कि हम इसको किसी पर्सन से, किसी चीज से रिप्रेजेंट कर दें। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। ओके, now we have, you will recall that during French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलिगरी को यूज किया इन आइडियाज को दिखाने के लिए। ठीक है। दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। तो ये जो आइडियाज थे इनको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यूज किए गए दिखाने के लिए। जिसे आपको याद होगा कि जो लिबर्टी का सिंबल था वो रेड कैप था, ब्रोकन चेन, और जस्टिस के लिए जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। मतलब एक वुमेन को दिखाया गया है जिसके आंखों पर पट्टी होगी और उसने वेइंग स्केल्स यानी तराजू ले रखा होगा हाथ में। ठीक है। तो ये सब चीजें एक सिंबल के रूप में दिखाई जाती हैं। नाउ वी हैव सिमिलर फीमेल एलिगरीज were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो इसी प्रकार की फीमेल एलिगरी को यूज किया गया था, इन्वेंट किया गया था 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के द्वारा एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इन फ्रांस, शी वॉज क्रिस्टाइन मैरीन, अ पॉपुलर क्रिस्टियन नेम which underlined the idea of a people's nation. तो फ्रांस में उसे जैसे मैरीन नेम दिया गया था, मैरीन। जैसे हम इंडिया को बात करते हैं तो हम बोल देते हैं भारत माता। ठीक है। फ्रांस में हमें मिल रहा है मैरीन, एक नाम जस्ट दिया गया है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट, ये है फिगर ऑफ मैरीन। ओके।
तो statues of Marine were erected in public squares to remind the public of national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marine images were marked on coins and stamps. तो लोगों को याद दिलाने के लिए, उनके मन में ये भावना जगाए रहने के लिए इसके स्टैचूज बनाए गए इन पब्लिक स्क्वायर्स, ठीक है। और इवन कॉइन्स पर भी, स्टैम्प्स पर भी मैरीन को मार्क किया गया, ठीक है। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन स्टेट्स, जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stand for heroism. तो जनरली जो जर्मेनिया है, जर्मेनिया ओक लीव्स को वियर करती है, ये देखिए। तो जर्मनी में ओक लीव्स का मतलब हीरोइज्म शो कर रहा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड जर्मेनिया वियर ओक लीव्स एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो आपको बताना पड़ेगा कि जर्मनिया वियर्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ठीक है, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ठीक, टूट गई मतलब हम आजाद हो गए। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ताकत की बात कर रहे हैं। हम ओक लीव्स के क्राउन की बात कर रहे हैं, मुकुट की बात कर रहे हैं, तो हीरोइज्म बता रहा है। स्वॉर्ड यानी तलवार की बात कर रहे हैं, यानी रीडीनेस टू फाइट, मतलब हम एकदम तैयार हैं लड़ने के लिए। ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड का मतलब है कि तलवार के जो है तरफ जो ओलाइव ब्रांच है उसका क्या मतलब है, विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी हम इच्छा रखते हैं शांति भी बनाने की। और इस कलर का मतलब है कि हम लिबरल नेशनलिस्ट के फ्लैग को बता रहे हैं। और रेज ऑफ राइजिंग सन, मतलब जो राइजिंग सन की किरणें हैं, इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, कि अब नई जो है शुरुआत होगी, ठीक है। ये कुछ मतलब था। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे सिंबल विजुअली हमें दिखाए गए हैं। ओके, सो अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की। सो by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment for the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. Basically क्या कहा जा रहा है कि टाइम के साथ क्या हुआ कि जो चीजें नेशनलिज्म ने पहले जो सोच, जो आइडियोलॉजी बनाई थी पहले कि लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्रीज या ऐसे नेशन स्टेट्स बनाने हैं जहां पर ये चीजें हो, अब वो आइडियोलॉजी वो रिटेन नहीं कर पाया, बल्कि एक नैरो क्रीड बन गया जिसके लिमिटेड एंड्स हों। व्हाट डज इट मीन कि अब बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल हो गई, बहुत कम में चीजें आ गई। बहुत कह सकते हैं आप, जैसे कहते हैं नैरो माइंडेड इंसान, जो एक सीमा रेखा के बाहर सोच ही ना सकता हो, तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अच्छे से मतलब समझ में आएगा। जैसे यहां पर बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। अब एक दूसरे के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं और इवन युद्ध पे भी चले जा रहे हैं। द मेजर यूरोपियन पावर्स, याद है आपको, हमने पार्ब से याद किया था, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन। तो यूरोपियन पावर्स हमने कहा था इनको। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स। तो इनके खुद के जो इंपीरियलिस्ट एम्स थे, इसके लिए इन्होंने किसको मैनिपुलेट किया? इन लोगों को मैनिपुलेट किया जो बेसिकली मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स। मतलब जो लोग नेशनलिज्म लाना चाहते थे, इनकी इस एस्पिरेशन को इन लोगों ने अपना इंपीरियलिस्टिक एम पूरा करने के लिए यूज किया है। अब इंपीरियलिज्म है क्या, ये आपको सबसे इजी है इसको समझने का तरीका कि नेशनलिज्म का जस्ट उल्टा। जैसे जब हम नेशनलिज्म लाना चाहते थे तो हम समझ रहे थे नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक कॉन्टिनेंट है यूरोप नाम का, यहाँ पर अलग अलग हमारे पास अलग अलग एरियाज हैं। मतलब जैसे हमने नाम लिया था प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, ऐसे करके हमने कई सारे नाम लिए हैं। तो ये अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है। इन्हीं को एक कर देना, इन्हीं को मतलब एक करके हम एक नेशन स्टेट घोषित कर दें,
तो यही है नेशनलिज्म। लेकिन इंपीरियलिज्म इसका जस्ट उल्टा है। इंपीरियलिज्म कहता है कि ये जो नेशन स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इतना एरिया किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है, तो अगर मैं चाहूं तो पावर से इसको भी अपने अंडर में कर सकूं, तो दैट इज इंपीरियलिज्म। यानी अपने पावर को बढ़ा लेना, अपने एम के अकॉर्डिंग कि मुझे ज्यादा एरिया चाहिए, मुझे ज्यादा रूल करना है, मैं उसके लिए क्या करूं, अपनी पावर को यूज करके मैं जगह को अपने अंडर में करने की कोशिश करूं, दैट इज इंपीरियलिज्म। तो इसका यही मतलब था बेसिकली। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। तो एक ऐसा एरिया है बाल्कन नाम का, जहां पर ये चीज सबसे ज्यादा टेंशन वाली थी। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गारिया। और ये जो आपने सारे नाम देखे ना, ये सारे के सारे नाम बेसिकली आते हैं बाल्कन्स के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि whose inhabitants were broadly known as slaves, तो इनको हम slaves के नाम से जानते हैं। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। तो इसका जो बाल्कन्स का काफी सारा हिस्सा था, मेजरली पार्ट था, वो ओटोमन एम्पायर के अंदर में आता था। Spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। तो जब ये फीलिंग जो है रोमांटिक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जब इनके बीच में आई, तब इनके अंदर आया कि हम ओटोमन एम्पायर के अंदर में अब नहीं रहना चाहते, इसलिए रीजन काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया, ठीक है। देन है all through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। मतलब इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म से काफी स्ट्रेंथ भी अपने अंदर डेवलप किया ओटोमन एम्पायर ने, लेकिन बहुत ही कम इनको सक्सेस मिली, ठीक है। वन बाय वन इट्स यूरोपियन subject nationalities broke away from its control and declared independence। तो धीरे धीरे करके एक एक जो उनके नेशनलिटी, एक एक जो उनके जैसे मान लीजिए कि ये एरिया अगर ओटोमन एम्पायर के अंदर में आता है और छोटे छोटे इनके अंदर में जगह आती है, प्लेसेस आते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब ये इनके अंदर में नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके सभी अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमन एम्पायर तो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। यही चीज यहाँ पर हो रही थी। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स on nationality and used history to prove that they had once been independent and but had subsequently been subjugated by foreign powers। तो ये कह रहे हैं कि बाल्कन के लोग हैं, ये क्लेम करते हैं कि मतलब इनको पहले ये हिस्ट्री की हेल्प से ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि एक बार ये आजाद भी हुए थे, लेकिन अब क्योंकि फॉरेन पावर्स की वजह से सब्जुगेट हो गए हैं, दैट्स वाई वापस से ये एक ऑटोक्रेसी के अंदर में आ गए। जबकि ये इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं, इनको भी अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहिए नेशनलिटी पर, ठीक है। Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long last independence। तो अब ये अपने अटेम्प्ट्स को यानी बार बार की गई कोशिशों को स्ट्रगल कहते हैं, जिससे कि वो अपनी लॉन्ग लॉस्ट यानी कि बरसों पुरानी खोई हुई जो उनकी आजादी है उसको वो वापस से पा सके, ठीक है। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area become an area of intense conflict। तो क्योंकि अलग अलग स्लेविक नेशनलिटीज ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए। अब ये स्लेविक नेशनलिटीज थे कौन? वो लोग हैं जो बाल्कन एरिया में रहते हैं। अब बाल्कन एरिया तो ऑब्वियसली बहुत सारे समुदायों का एक रूप है, तो अलग अलग तरीके के लोग रहते होंगे, लेकिन रहने वालों को नाम ही स्लेव कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए स्लेविक नेशनलिटीज ये वर्ड यूज किया गया है कि डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज ने अपने अपने स्ट्रगल किए अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए, इसलिए ये एरिया काफी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला बन गया। बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। अपने आपस में ही बहुत
इनको जेलस फील होने लगी एक दूसरे से, और सबने आशा की कि उनको ज्यादा एरिया मिले, ज्यादा मतलब जो है जगह मिले, ज्यादा टेरिटरी मिले रूल करने के लिए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो मैटर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, क्योंकि अब जो बाल्कन्स थे वो एक बड़ी पावर बन रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो उसके बाद these rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इस टाइम पर there was intense rivalry among the European power over trade and colonies as well as naval and military might। तो ट्रेड पर, कॉलोनीज पर इनकी आपस में काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई जो यूरोपियन पावर्स थी, और इसलिए जो बाल्कन की प्रॉब्लम थी वो अभी भी अनसॉल्व थी। तो जितनी भी पावर की बात की जा रही है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। मतलब सबको गिराना चाह रहे हैं और खुद उस एरिया में रूल करना चाह रहे हैं। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी रीजन से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपीरियलिज्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए गिव द एविडेंस व्हेन द नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं कि नेशनलिज्म अगर इंपीरियलिज्म से अलाइन नहीं होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। आपसे कोई पूछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो 1914 में हुआ, ठीक है। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो अब देखिए कॉलोनी क्या होता है, जैसे भारत जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुका था, यानी कि किसी दूसरे एरिया को उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया तो उसको अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक है। तो जितनी भी कॉलोनीज थी जो यूरोपियन पावर्स हैं उसके खिलाफ बोल रही हैं कि हम इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करते हैं, मतलब ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चलाए गए, हर जगह डेवलप मतलब किए गए, जिसका एक रीजन ये बताया गया कि इंडिपेंडेंस हमने पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और हम कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी को पसंद करते हैं, यानी हम सभी एक हैं, जैसे हम सब भारतवासी हैं और हम सब अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फॉग्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर nowhere replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to accepted as natural and universal। तो सोसाइटी को हमें नेशन स्टेट बनाना है, ये चीज जो है एक्सेप्ट की गई, नेचुरल मानी गई और यूनिवर्सल मानी गई, यानी हर जगह इस चीज को फॉलो किया गया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा कि आप सॉल्व कर पाए। हम सब ने हमने मतलब ये सारी चीजें पढ़ी हैं जो भी सवालों में पूछा गया है। आई होप अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो आप इन सारे आंसर्स को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री पढ़ते समय क्वेश्चंस अपने आप से डेवलप कीजिए और अपने आप से आंसर्स लिखिए, जिससे कि आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो जाएगी और आपको चैप्टर कई बार रिवाइज भी हो जाएगा। सो इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।